अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं से रिलेटेड हम एक आगे फर्दर लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर अपना कंप्लीट किया, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिएगा, इस टॉपिक को मैं कंसेप्चुअली लेके चलूँगा, बड़ी फील के साथ लेके चलूँगा। आप देखते रहिए, मज़ा नहीं आया ना पैसे वापस। ठीक है, तो आप लेक्चर को देखना, ठीक है, कंटिन्यू के साथ, और इसी को पूरा देखना तो आपको तैयारी यही से होगी आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे। ठीक है, तो क्या है आपके पास आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो आपके पास फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या जो खाली फ्लक्स का क्या मतलब होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो यही होता है। ठीक है, फाइव से इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का जो मीनिंग है, इसका मतलब है फ्लो। क्या मतलब होता है? फ्लो मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो कर जाना, बह जाना। ठीक है, किसी चीज़ का फ्लो कर जाना, बह जाना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक, ये फ्लक्स है। तो बट हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिक में लेके जाते हैं। इससे पहले मैं एक ज़रा फील दूँ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फार्मूले में आपके पास एक चीज़ आती है, आगे जा कर के आएगी एरिया वेक्टर करके। उसको हम समझते हैं कि सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है। आपने छोटी क्लासेस में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके जो एरिया लाते हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है, वो एरिया का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो एरिया वेक्टर नहीं है। अब हम एरिया वेक्टर करके एक जो टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए जो चाहिए उसको समझते हैं। तो क्या है एरिया वेक्टर आपके पास? देखिएगा, एरिया वेक्टर आपके पास होता क्या है भैया? देखें, जब भी एरिया हम फाइंड करते हैं किसी का भी, तो क्या करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं। मान लें हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस करके। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई है, तो ये जेड है। हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, इसके ऊपर हमने बात की हुई है हमारे जो प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसी में हमने बात की है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहा जाता है, आई कैप होता है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास? के कैप होगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? के कैप होगा। अब देखिएगा, अब अगर हमें कोई एरिया है, मान लें 2 डायमेंशनल एरिया है कुछ इस तरह, ठीक है, जो कि एक प्लेन एरिया है, जो कि आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। तो अब अगर इस एक्स वाई प्लेन, यानी कि मान लीजिए अब मेरा हाथ है, ये भी क्या है? एक एक्स वाई प्लेन में है, ये ऊपर भी है, आगे भी है, तो ये एक एक्स वाई प्लेन है। इसी तरह का एरिया यहाँ पे। अब इस स्क्वायर का जो एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कहेंगे। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ कहेंगे, तो ये आपके पास एरिया आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो एरिया आएगा आपके पास जो है, ये मान लें ए बी सी डी इसके वर्टिसेस है। तो आप क्या करेंगे? आपको एरिया चाहिए तो एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बट ये एरिया आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये क्या है? एरिया का मैग्नीट्यूड है, यानी कि सरफेस एरिया आ रहा है आपके पास, बट वेक्टर नहीं आ रहा। तो वेक्टर आपके पास क्या होगा कि इन्हीं दो जो सरफेस है आपके पास, जो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इसी के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। भैया देखें, मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है, तो जो जेड होगा, जेड एक्सिस बच रहा है, तो ये दो एक्सिस में खुद ही आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, प्लेन एरिया वो खुद ही 2 एक्सिस में आ रहा है। तो जो आपके पास जो बाहर आ रहा है वो क्या चीज़ है? वो जेड एक्सिस है। मतलब बाहर जो चीज़ आपके पास आएगी जो जेड एक्सिस में है, तो वो आपके पास के कैप होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। वो यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको हम क्या कहेंगे? वही आपके पास एरिया वेक्टर होगा, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो के कैप आएगा बाहर की तरफ करके, वो आपके पास क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। बात समझ गए? इधर भी यार कैप घूम गया, वो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा। बात समझ आई? अब इसी यूनिट वेक्टर को देखिएगा कि आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस है। क्या है? कौन सा सरफेस है? 2 डायमेंशनल सरफेस है। इसका एरिया इसी तरह आता है। तो ये अगर एरिया वेक्टर हम मान रहे हैं तो ये क्या होगा? इक्वल टू एरिया वेक्टर, वेक्टर का साइन डालेंगे, लेंथ है मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और के कैप होगा। के कैप वो यूनिट वेक्टर है जो असल में डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। मान लें अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इससे बाहर आपका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। तो जो आउटवर्ड होगा, 2 डायमेंशन में 2 ही डायरेक्शन हो सकते हैं एरिया वेक्टर के,
जो 2 डायमेंशनल जो सरफेस होगी, याद रखें, जो एक तो अगर सरफेस ऐसी पड़ी है तो आउटवर्ड जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे, एक तो आउटवर्ड हो सकता है एरिया वेक्टर एक आउटवर्ड और इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड जो एरिया वेक्टर होता है उसको पॉजिटिव एरिया वेक्टर माना जाता है। कैसा एरिया वेक्टर माना जाता है? पॉजिटिव एरिया वेक्टर। इसी तरह जो इनवर्ड एरिया वेक्टर होता है उसको कैसा माना जाता है? नेगेटिव एरिया वेक्टर मानेंगे। ठीक है, लाजमी नहीं आउटवर्ड इनवर्ड ही हो, आपके पास कैसा हो सकता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे मान लें ये बुक है तो इसमें क्या होगा, ये सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ना हो के ऐसे। अब ऐसे होगा तो या तो आउटवर्ड होगा या तो बैकवर्ड यानी कि इनवर्ड होगा। तो अब अगर ऐसा पड़ा हुआ है सरफेस, तब एरिया वेक्टर आपके अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर जब 2 डायमेंशनल सरफेस होगी, जो एक प्लेन सरफेस होगी, उसमें 2 ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या अपवर्ड या डाउनवर्ड या इनवर्ड या आउटवर्ड, या इनवर्ड या आउटवर्ड। ठीक है, देखिए यही भी तो 2 डायरेक्शन ही होंगे ना, प्लेन सरफेस पे डिपेंड करे। जब प्लेन सरफेस ऐसा पड़ा हुआ है चौड़ा, तो तब आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड होंगे डायरेक्शन। जब प्लेन सरफेस बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है तो आपके इनवर्ड और आउटवर्ड होंगे। ठीक है, आउटवर्ड आप लोगों की तरफ होगा, समझ गए? तो देखिएगा, तो ये डायरेक्शन किस में हो सकती है? 2 डायमेंशन। बट एरिया ऐसा ना हो कि अगर एरिया 3 डायमेंशनल हो तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल एरिया कैसा हो सकता है? 3 डायमेंशनल एरिया आपके पास क्यूब का हो सकता है। क्यूब जानते हो ना? क्यूब क्या होता है आपके पास? जो आप इस तरह का होता है क्यूब, बिल्कुल ठीक है, देखा होगा, इसको क्यूब कहते हैं। जो एक गेम भी होता है यार, जिसको पजल इस तरह का गेम खेलते हैं, उसमें ये क्या होता है? क्यूब होता है वो। तो इसमें एरिया कौन सा होगा? इन 3 डायमेंशनल ओनली आउटवर्ड जो है, जो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर एज एरिया वेक्टर। उसको क्या कंसीडर किया जाता है? एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाता है। अब ये 3 डायमेंशन है, इससे बाहर की तरफ जो एरिया है वो एरिया वेक्टर होगा, और इससे भी बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर, यानी कि उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई अगर किसी की भी डायरेक्शन चाहिए किसी वेक्टर की, तो हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अपवर्ड है तो अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, और एक इस तरफ बाहर भी होगा, जो क्यूब में बाहर भी होगा, एक इनवर्ड भी होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड जो है एरिया वेक्टर, उसी को मानते हैं 3 डायमेंशन। समझ आए? अभी तो ये हमने एरिया वेक्टर की बात की है, तो एरिया वेक्टर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड होगा उसी को मानेंगे, इसके अलावा हम एरिया वेक्टर को नहीं मानेंगे। अब जरा बेहतर फील के लिए मैं आप अभी फार्मूले की तरफ हम नहीं गए, अब इससे भी बेहतर फील देने की कोशिश करूँगा आपके पास। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, कि क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसका डार्ट ले लें किसके साथ? एरिया वेक्टर, या ई ए क्या होता है, या फिर आपके पास ई ए कास थीटा। ये ई ए कास थीटा ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। ये कास थीटा कहाँ से आया और ये ए के यहाँ कैसे आया? ये तो एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको समझते हैं। देखिएगा, आपके पास मान लें कुछ इस तरह से एक वो है, प्लेन सरफेस पड़ा हुआ है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल है सर। ये क्या है? एक प्लेन सरफेस। जरा बड़ा सा बनाता हूँ यार, ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है, जो थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन सरफेस है, बढ़िया बन गया जी, ज़बरदस्त बनाए जी, ज़बरदस्त सर, बिल्कुल ज़बरदस्त बनाए ना, एकदम सही है। देखिए क्या होगा, ये एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में आप एक सुराख कर लें, मान एक पेज में भी कर सकते हो। तो इस प्लेन सरफेस में मैंने एक सुराख किया, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सुराख किया, जरा फील दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, फील दिलाऊंगा भैया, फील दिला के रहेंगे। ठीक है, एक हमने सुराख किया। अब आप क्या करें, इसी सुराख पे लाइट टॉर्च ऑन करें, रात के वक्त करना, रात के वक्त टॉर्च लगाएंगे तो आपके पास ये इस जो है, आप सिर्फ सुराख के पीछे इसी तरह का आपके पास लाइट नज़र आएंगे, जिस तरह ये आपके पास सुराख किया हुआ है। ठीक है, ये जो आपने जगह बनाई, इसी तरह की लाइट पीछे नज़र आएगी, बट इसके अलावा जो है जगह वो आपके पास डार्क नज़र आएगी। ठीक है, अब कैसे आएंगे देखेंगे, जो रेस पास करेंगे वो कितनी रेस पास करेंगे, वो इतनी करेंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, आप समझिएगा,
कुछ इस तरह से ये आपके पास एरिया वेक्टर और साथ में वो है। तो देखिएगा भैया, अगर इसको पीछे लेके बनाते थोड़ा लेक्चर लेंथी होगा पर फील लाजमी होगा। अच्छा, इसमें लेक्चर लेंथी होगा बट फील इज़ वेरी नेसेसरी भैया, फील लाजमी आए, फील आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ इस तरह है यार, ठीक है, इस तरह का एरिया। अब इस एरिया में फील्ड लाइंस कितनी जाएंगी, इसमें कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, जितनी इसी में से पास करके जाएंगी वो सारे आपके पास रे पास करेंगे। तो जो आपके पास रे पासिंग होगा, रे जो पास करेंगे, पासिंग रेज, पासिंग जो रेज हैं वो किसकी इक्वल होंगी, पासिंग रेज इक्वल होंगी आपके पास, जो पासिंग रेज होंगी वो किसकी इक्वल होंगी, रेज पर यूनिट एरिया। क्या होगा, रेज, लाइट रेज जा रही होती है ना, लाइट रेज जाएंगी यहाँ पे। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ वो नहीं हो, लाइट रेज जाएंगे, रेज पासिंग यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया क्या है, जो इस सुराख का एरिया है, जो इसका एरिया, ये एरिया, ठीक है, इसके इक्वल होगी। जितना एरिया बड़ा होगा इतनी लाइट रेज ज़्यादा जाएंगी डेफिनेटली, जितनी एरिया कम होगा उतनी लाइट रेज कम जाएंगी। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पासिंग रेज जो है वो क्या होनी है, पासिंग रेज जो है वो रेज पासिंग यूनिट एरिया को हम रेज डेंसिटी कह सकते हैं। वही डेंसिटी तो वही होती है ना जो पर यूनिट एरिया में होती है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, रेज डेंसिटी कह सकते हैं, रेज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब ये ए एरिया है, बट हमने ये ए एरिया कैसा लिया है, एरिया वेक्टर लेना है। एरिया क्या लेना है, वेक्टर लेना है, इसकी एक डायरेक्शन दी है। तो हम इसको ए एरिया नहीं करके इसको एरिया वेक्टर कहते हैं, या सिंपल ए ही कह देंगे। क्या कह दें, ए क्या है, एरिया है। अब ये एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर है रेस के, बिल्कुल है ना, नजर आ रही है ना। तो फ्लक्स भी यही होता है आपके पास, फ्लक्स की डेफिनेशन भी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कोई भी फ्लक्स है, ये कि कितनी रेस किसी प्लेन सरफेस या कोई भी सरफेस है उसमें से, क्लोज सरफेस है उसमें से कितनी रेस पास करके जाएंगे। भाई क्लोज सरफेस का क्या मतलब, 3 डायमेंशनल सरफेस, कितनी रेस पास करके जा रही है और परपेंडिकुलर कितनी करके जा रही है, इसी को कहते हैं फ्लक्स। तो देखिएगा, रेस यहाँ पे किसकी, रेस डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब ये एरिया जो है वो एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है किसके साथ, जो राइट की जो रेज है। मतलब आप ये फिर से क्या करेंगे, अब पहले आपने इसको सीधा रख के, आपने टॉर्च सामने रखा था, पहले आपने सीधा इस तरह रख के सामने से टॉर्च लगाई थी आपने। अब क्या करोगे, टॉर्च को वही रखो, टॉर्च को आपने वही रखा, लेकिन जो आपने जो कागज़ है उसमें जो आपने स्क्वायर बनाया हुआ है उसको ज़रा नीचे टिल्ट कर दें, थोड़ा इसको नीचे आप वो कर दें यार, झुका दें इसको झुकाएं थोड़ा। जब झुकाएंगे इसके पीछे जो लाइट बंद रही थी, वो लाइट का जो सुराग था, वो स्क्वायर जो है वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, इस तरह रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। रेक्टेंगल की मतलब पहले लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, अब लाइट सीधी आ रही है, लाइट तो सीधी है बट ये एरिया थोड़ा टिल्ट होने की वजह से जो पीछे जो आपके पास लाइट नज़र आएगी वो रेक्टेंगल जैसी नज़र आएगी और कम नज़र आएगी मतलब। तो अब देखिएगा, वो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ जो आपको इमेजिनरी करवाए। अब यही चीज़ है, देखें, अब हमारे पास एरिया जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कैसे, देखिएगा, मान लें ये एरिया वेक्टर अभी ऐसा हो गया। अब देखिए, एरिया वही है भाई, सिर्फ एंगल चेंज किया उसने। यहाँ से भी थोड़ा इस तरह कर देते हैं, इस तरह थोड़ा एरिया टिल्ट हो गया। आप इसको ऐसा करेंगे ना, थोड़ा इस तरह चपटा सा बनेगा, समझ आ रहे, थोड़ा चिपटा सा बनेगा इस तरह। जब लाइट तो सीधी है, ये चिपटा सा थोड़ा स्क्वायर इस तरह लेटा हुआ लगेगा आपको। इधर से लाइट जो रेज है, इधर जिधर से रेज जा रही है ना, उधर से खुद से देखोगे ना, थोड़ा सा लेटा हुआ दिखेगा। तो जब लेटा हुआ है, तो अब इसमें से कितनी रेस पास करेंगे, तो मेरे अंदाजे से अभी रेस कितनी पास करने वाली है, देखिए मैं बताता हूँ। अभी इधर रेस इतनी पास करेंगे, जो यहाँ से जो नीचे एरिया है, नज़र आ रहा है यार, फील हो रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए क्या, हाँ, जो मैंने लाइनें 2 लगाई ना, उससे नीचे वाला, ऊपर वाला इस रेज आ गया। अभी यहाँ से ऊपर जो है ना,
ऊपर ये जो पोर्शन है यहाँ से रेस पास नहीं करेंगे आप, यहाँ से रेस पास नहीं करेंगे, रेस पास सिर्फ इस हिस्से वाली करेंगे, नीचे ये है ये रेस पास करेंगे। अब एरिया ने बनाया एंगल, पुराने वाले जो पहले जो सीधा खड़ा था एरिया, उससे कोई एंगल बनाया थीटा, ये थीटा एंगल बनाया। पहले वाला जो इसकी पोजीशन थी उससे इसने क्या बनाया, एंगल बनाया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए ये हुआ क्या कि आपके पास यही आपके पास क्या था, पुराना एरिया था, बिल्कुल परपेंडिकुलर था सामने, बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर था। तो अब इसने क्या किया, अब इसने कुछ इस तरह का एंगल बनाया और यहाँ से भी कुछ इस तरह करके इस तरह एंगल बनाया, ठीक है। ये एंगल इसका बना है, पुराना वाला एंगल ये सीधा है बिल्कुल। अब इससे इसने क्या बनाया, ये पीछे भी है, ठीक है, ये एरिया पीछे तक है, हम इसको एरिया समझते हैं, यहाँ से देखिएगा। अब ये एंगल थीटा है, अब इस एरिया के कंपोनेंट होंगे, ये जो एरिया है इसके क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। एक होगा ऊपर की तरफ, एंगल के सामने जो साइड हो, एंगल के साथ जा रही एंगल होती है, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल के साथ जो नीचे वाली जो साइड होती है, साथ जो नीचे वाली साइड होती है, इसको क्या कहते हैं, कास थीटा लगाते थे, इधर साइन थीटा लगाते थे। तो यहाँ पे भी ये साथ वाली ये, तो इसके लिए हमारे पास एक कास थीटा होगा और ये एक परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, वो होगी एस साइन थीटा। अब ये ए कास थीटा जो एरिया का कंपोनेंट है, एरिया का जो हिस्सा है, ठीक है, वो क्या है, ए कास थीटा जो एरिया का कंपोनेंट है वो क्या होगा आपके पास, वो बनेगा आपके पास किसका, वो बनेगा इसका कंपोनेंट जो है बिल्कुल पैरेलल है, परपेंडिकुलर है रेस के साथ। होना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और रेस के साथ क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। तो अब जो रेस इसी में, इसी कंपोनेंट में से जो पास करके जाएंगे उससे फ्लक्स बनेगा, उसी से फ्लक्स बनेगा। तो हम इस पासिंग रेस की जगह हम अब यहाँ पे लाइट रेस जा रही, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं जो फ्लक्स है, इसको फ्लक्स लिख सकते हैं रेस डेंसिटी। रेस डेंसिटी असल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब हम ई लिखेंगे और ए कास थीटा लिखेंगे, ई लिखेंगे और साथ ए कास थीटा लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी यही होती है आपके पास कि जब कोई एरिया परपेंडिकुलर रखा जाए तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास करके जाएंगी, यही तो होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, द फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगी, द फील्ड लाइंस यहाँ से प्लेन सरफेस से पास करी ना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलरली, क्या होगा, परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicularly passing perpendicularly through a plane surface, through a plane surface। किसी प्लेन सरफेस में कितनी परपेंडिकुलर लाइन फील्ड लाइंस पास करी हुई है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जहाँ पे एक कास थीटा किस तरह है, क्योंकि इसने कंपोनेंट, इसने एंगल बनाया था तब यार। देखिए अब ये कास थीटा का ये कौन सा एक कास थीटा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा ना, उसी में से आपके पास फील्ड लाइंस पास कर देंगे। इससे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा इस वाले कंपोनेंट से, ए साइन थीटा से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। अब जहाँ पे इस वाले का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में थीटा 0 है, तो कास 0 1 क्या होता है, तब आपके पास फ्लक्स बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। जब आपके पास साइन थीटा वाला कास इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब ये ऊपर की तरफ है और फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। जब 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ कास 90 0 होगा, ये तो आपको पता है, तो तभी आप ये वाला कंपोनेंट नहीं, सिर्फ इसी वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। सही है, फील आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया फील आया होगा भैया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने आगे फर्दर लेक्चर की तरफ कि हमने ये चीज़ भी सीखी, 3 डायमेंशनल में क्या होता है, ये चीज़ भी सीखी। तो अब हम एक और चीज़ जो है बताने वाले हैं
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आया हमारे पास अभी तक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया है E A cos थीटा। अब इसी को हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इसके ये भी लिख सकते हैं A cos थीटा। जब cos थीटा होता है किसी दो वेक्टर्स के बीच में तो अब वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ से भी निकलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। द स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इसका क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किससे करता है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके ऊपर बात करते हैं जरा, क्या है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। भाई फील्ड लाइंस जितनी जाएगी उतना फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। जैसे यहाँ पे था, फील्ड लाइंस कब ज़्यादा जा सकती है, जब प्लेन सरफेस परपेंडिकुलरली सामने पड़ा हुआ हो, तब उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस जा सकती है। जैसे मैंने कहा था वो पेज आपने सामने रखा ना, उसको सीधा रखेंगे तो ज़्यादा पीछे लाइट इंटेंस और ज़्यादा लाइट रेस पास करेंगी। अब उसको टिल्ट करके थोड़ा लटा दिया तो तब कम करेंगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फील्ड लाइंस जब टिल्ट किया, लटाया, तो तब आपके पास फ्लक्स कम बना, फील्ड लाइंस रेस कम, लाइट रेस कम पास करेगी। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी यही कर सकते हैं। तो जब उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब एरिया ये कोई एंगल बनाएगा तो तब तो कम होनी है। जब ज़्यादा कम होनी है, जब एरिया जो है परपेंडिकुलरली पड़ा हो, तब आपके पास फील्ड लाइंस ज़्यादा बन सकती है। तो डिपेंड किस के ऊपर करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। देखिएगा एरिया मैं वही रखता हूँ, मान लें दो एरिया हैं, कुछ इस तरह का एक एरिया है, तो एरिया मैंने क्या रखा, सेम रखा, एरिया वही है, दो एरिया बनाते हैं। अब दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। मान लें इसमें से फील्ड लाइंस जिसमें से ज़्यादा पास करेंगे, इसमें से मान लें 4 फील्ड लाइन पास करेंगे तो इसका फ्लक्स 4 है। इसमें से 3 फील्ड लाइंस पास करेंगे तो डिपेंड करेगा फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। एक इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एरिया वेक्टर पे, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया पे, किस पे, सरफेस एरिया जितना चौड़ा होगा, बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। कैसे, मान लें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस एरिया में से जाएंगे, एक है आपके पास बड़ा सारा एरिया, ये वाला एरिया, अब इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसमें से मान लें 3 फील्ड लाइंस पास करेंगी क्योंकि एरिया कम है। मान लें इससे ज़्यादा करेगी फील्ड लाइंस, क्या करेगी, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी। अब फील्ड लाइंस देखो यूनिफॉर्म, बीच का डिस्टेंस बराबर ही रखा, इसमें से ज़्यादा पास करेगी क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। हमने फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस वही रखा, इंटेंसिटी चेंज नहीं की, जितना यहाँ इतनी रखी, करीब करीब मैंने कोशिश की, बट इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पास कर जाएंगे। इसका मतलब सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से भी फील्ड लाइंस ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अभी तक से लेक्चर ठीक है जी भैया, बढ़िया समझ आ रहा होगा। अभी मैंने इसको ज़रा फील देने की कोशिश की ना, अगर ज़रा जल्दी जल्दी बोलता आपको समझ तो आ ही जाता, पर गहरी बात, असल बात जो है ना, वो समझ लेने से आप कासिर होते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, एंगल बिटवीन, किस पे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेंगे, उनके बीच का एंगल क्या है। तो देखिएगा, मान लें कुछ इस तरह है। अभी आपसे ये बात की थी कि जो आपके पास नज़र आ रहा है, यार पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, ये वाला उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने कहा था एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ एंगल बना के दिखाया था ना मैंने। एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ जब इसको लिटा के एंगल बना के दिखाया था। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है। एरिया मान लें परपेंडिकुलर ही है, फील्ड लाइन स्टेडी आ रही है, एरिया ऐसे, फील्ड लाइन स्टेडी आ रही है, कुछ इस तरह आ रही है। देखिएगा,
मान लो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह है। अब देखिए फील्ड लाइंस तो इस तरह आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं ए कैप करके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर तो बाहर है, परपेंडिकुलर होता है, कोई भी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, अब ये एंगल बना रही है थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। एक होगा इसी एरिया वेक्टर के अलावा, अब ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ई कास थीटा होगा। एक होगा परपेंडिकुलर जिसे ई साइन थीटा। अब जो है फ्लक्स किससे बनेगा, कास थीटा वाला कंपोनेंट से बनेगा, क्योंकि वही कंपोनेंट से बनेगा जो पैरेलल हो एरिया वेक्टर के। वहाँ पे हमने ये देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो एरिया वेक्टर पैरेलल था, जो कि ए कास थीटा था, उसी की वजह से फ्लक्स बना था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, वहाँ पे फील्ड लाइन के पैरेलल जो एरिया था उसी से फ्लक्स बन रहा था। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर के पैरेलल जो फील्ड लाइंस का कंपोनेंट जाएगा उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। यार समझ आ रही कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ आ रही है, ठीक है, ज़बरदस्त समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसी से बन रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा आपके पास भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई, या उस तरह करें ए ई कास थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कास थीटा, ठीक है। तो ये यही फार्मूला है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, या मिनिमम कब हो सकता है, इस बात की जरूरत बात करते हैं। आपके पास ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं हमारे यहाँ, इसी तरह के ही आते हैं। आप कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करो, एमसीक्यूज आपको खुद ही बनते जाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसी में एमसीक्यूज खुद ही हो जाते हैं। इतने सिंपल एमसीक्यूज होते हैं जो लेक्चर को इतना डीप लेके चलते हैं ना, तो डीप लेके जाएंगे तो इससे होगा क्या, आपके एमसीक्यूज खुद ही हल होंगे, अगर जिसने लेक्चर को अच्छी तरह अपने पास नोट किया और समझा, ठीक है। तो समझ तो आ रही होगी ना। तो ई ए कास थीटा है, ई ए कास थीटा इसी की वजह से बना है। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है और मिनिमम फ्लक्स कब होता है, इसी के ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। ये टॉपिक भी है आपका क्या है, टॉपिक भी है ये। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, ये तो सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्स फ्लक्स लिखता हूँ, ठीक है, मैक्स फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ई ए कास थीटा। भाई अगर देखें कोई सरफेस ऐसे है, ऐसा है या ऐसी है, सरफेस ऐसा होता है या ऐसी होती है, सरफेस लड़का है कि लड़की है, क्वेश्चन है, सरफेस लड़का है कि लड़की है, लड़का है लड़की यार देखें इस चीज़ के ऊपर, आपके पास सरफेस है, वो क्या होती है आपके पास, होता है होती है ना। तो सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह आ रही है, फील्ड लाइंस ये आ रही है, फील्ड लाइंस ये आ रही है, और एरिया वेक्टर ये बाहर है, फील्ड लाइंस ये आ रही है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल हैं, और एरिया वेक्टर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर देन देयर विल बी मैक्सिमम फ्लक्स, या इस तरह लिखो, या इस तरह लिखो, व्हेन फील्ड लाइन आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस एरिया देन देयर विल बी मैक्सिमम फ्लक्स। यहाँ पे परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो हम कह सकते हैं जब एरिया वेक्टर के दो तरीके से हम ये बात कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स वाली बात, जब एरिया वेक्टर के पैरेलल जाएं, एरिया वेक्टर भी बाहर है देखो, और फील्ड लाइंस भी बाहर है, एरिया वेक्टर के पैरेलल जाएं तो तब मैक्सिमम फ्लक्स बन जाता है। फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल जाएं, क्योंकि बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स में भी ई ए होता है। जहाँ यूँ कह लें कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जब पास करेंगे तब भी मैक्सिमम फ्लक्स होता है। बात एक ही है भैया, बात एक ही है। जब परपेंडिकुलर सरफेस एरिया होगा ना, तब जो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे कास क्या होने वाले, जीरो हो जाने वाले। तो ई ए कास क्या होगा, 0 डिग्री। तो ई ए आपके पास कास जीरो इज मैक्सिमम, ई ए आएगा। इसी तरह समझ आ रही है भैया, बढ़िया एकदम बढ़िया। तो मैक्सिमम फ्लक्स तब ये। अब हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स कब हो सकता है।
कौन सा फ्लक्स? मिनिमम फ्लक्स, मीन फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स का वो वही बात है। ऐसे एरिया कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इससे ज़रा फील करें कैसा कैसा एरिया होते हैं, कैसे कैसे एरिया होते हैं आपके पास। ये लेटा हुआ है बिल्कुल बेगम इस तरह फ्लैट है, तो मान लें इसका एरिया लेट कर अपवर्ड होना है। मैंने कहा था या तो अपवर्ड होता है या अपवर्ड मानते हैं हम इसको। फील्ड लाइन्स यूँ आ रही है, यूँ या फिर छू के गई फील्ड लाइन्स और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ये जा रही है, दोनों के बीच में 90 है। अब देखिएगा फार्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कास 90 डिग्री। तो कास 90 कितना होता है भैया? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, मिनिमम होगा, या इसको कहते हैं जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे करते हैं अपना लेक्चर को सम अप। आपके पास इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप लेक्चर को बढ़िया करके अच्छा करके देखें और साथ में हमें सपोर्ट दीजिए यार। जितना सपोर्ट आप देंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आप घर बैठे तैयारी करेंगे, कोई कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे तैयारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।